अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 7 अरब डॉलर के बेल आउट अरेंजमेंट के पहले जायजे के लिए मुज़ाकरात कल मुकम्मल हो गए थे, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्तफाक राय के सिलसिले में आज IMF बयान जारी करेगा। लेकिन IMF की जानिब से जारी एलामिये में 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले इन मुज़ाकरात को खुशाइन और मुस्बत तो करार दिया गया है, लेकिन स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए मजीद बातचीत जारी रखने का ऐलान किया गया है। IMF की जानिब से जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक IMF मिशन और पाकिस्तान हुकाम मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त को हतमी शक्ल देने के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात का सिलसिला आइंदा कुछ रोज तक जारी रखेंगे। IMF के इस बयान में मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा है कि IMF मिशन और पाकिस्तान हुकाम ने पहले रिव्यू के दौरान स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए अहम पेशरफ्त की है। पाकिस्तान ने बहुत से शोबों में IMF प्रोग्राम के इतलाक में खातिर ख्वाह पेशरफ्त का मुजाहरा किया है। इसके अलावा IMF की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और IMF ने क्लाइमेट रिफॉर्म एजेंडे पर भी बातचीत की है और इस क्लाइमेट रिफॉर्म एजेंडे को IMF के रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फंड से सपोर्ट किया जा सकता है। अहम बात यह कि 7 अरब डॉलर की EFF प्रोग्राम के अलावा पाकिस्तान ने मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए IMF के रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फंड प्रोग्राम के तहत अलग से दरख्वास्त दी थी और वजारत खजाना को तवक्को है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को 1 अरब से 1.5 अरब डॉलर तक इजाफी मिल जाएंगे। और अब IMF मिशन चीफ ने ये इंदिया दे दिया है कि पाकिस्तान को बेल आउट अरेंजमेंट की दूसरी किस्त के अलावा माहौलियाती और मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में अलग से फाइनेंसिंग मिल सकती है। IMF के अलावा वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने भी आज यून्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बातचीत को नतीजा खेज बनाने के लिए IMF से अगले हफ्ते भी बातचीत जारी रहेगी। दूसरी जानिब सहाफ़ी शहबाज राना की खबर के मुताबिक कल एक मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़जाना से IMF मुज़ाकरात पर पेशरफ्त का पूछा तो वज़ीर ख़जाना ने जवाब दिया कि सब कुछ दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है और IMF आज यानी कि हफ्ते के दिन अपना एलामिया जारी कर देगा। खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि वज़ारत ख़जाना को तवक्को है कि IMF बोर्ड बेल आउट अरेंजमेंट के तहत 1 अरब डॉलर की दूसरी किस्त की मई में मंजूरी दे देगा। खबर के मुताबिक IMF और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में पेट्रोलियम लेवी को भी 60 रुपये फी लीटर से मौजूदा सतह से बढ़ाकर 70 रुपये फी लीटर करने का फैसला किया गया है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिना कमी को पेट्रोलियम लेवी की कीमतों में इजाफे से एडजस्ट किया जाएगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहबाज राना। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना, आपने हमें ज्वाइन किया। आज आपकी खबर थी जिसमें आपने ज़राए से बताया था कि फाइनेंस मिनिस्टर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यकीन दहानी करवाई है कि आज IMF का स्टेटमेंट आ जाएगा। आज IMF का स्टेटमेंट आ गया है जो कि ओवरऑल मुस्बत है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है स्टेटमेंट में कि जो बातचीत है स्टाफ लेवल की वो जारी रहेगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ। क्या कोई बहुत ज्यादा कंसर्निंग बात है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तो आप जो एक रूटीन का कोई भी मिशन का विजिट होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, उस मिशन का एक स्केजुअल होता है, उस स्केजुअल के अंदर उन्होंने अपना काम मुकम्मल करके वापस मैनेजमेंट के पास जाकर रिपोर्ट बैक करना होता है। अब जो मिशन के जो आउटकम्स आते हैं वो 2 तरह के होते हैं। अगर तो मुज़ाकरात मुकम्मल कामयाब हो जाएं तो उसकी सूरत में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आता है और जो दुनिया भर में यही इसका एक तरीक़ेकार होता है कि जो रिव्यू मिशन होते हैं किसी भी प्रोग्राम के, उसके बाद एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है। अगर उसमें कुछ चीज़ें रह जाएं जिस पे कंसेंसस दोनों पार्टीज़ का ना हो तो फिर एक नॉर्मल स्टेटमेंट आती है कि हमारे मुज़ाकरात हुए, अच्छे हुए, बुरे हुए, वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं स्टेटमेंट में, लेकिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को स्टेटमेंट में जिक्र नहीं होता, जो एग्जैक्टली पाकिस्तान के केस में हुआ। अब ये बात कितनी सीरियस है कितनी नहीं है ये तो भी वक्त बताएगा, लेकिन जो उसके अंदर जो टोन है, जो लैंग्वेज है इसकी स्टेटमेंट की IMF की, वो काफ़ी पॉजिटिव है। बट दैट डज नॉट मीन कि एवरीथिंग इज़ ओके। इनको काम करना पड़ेगा अगले 2-3 हफ्तों में उन चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर कंसेंसस नहीं है। बुनियादी चीज़ ये होती है कि जब टॉक्स मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्रेस कर रही हो और दोनों साइड्स एक ही लाइन और लेंथ के ऊपर काम कर रही हो, छोटी मोटी चीज़ें तो आती रहती हैं। जो इसका एक बेसिक एक डॉक्यूमेंट होता है ना इस प्रोग्राम का, जो कोई भी प्रोग्राम हो उसका वो MEFP होता है, मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज। तो MEFP जो होता है वो टेक्निकल टॉक्स के बाद और IMF उसका अपना जो व्यू होता है उसके बाद उसके जो टेबल्स होते हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर हो जाते हैं। इस केस में ये बहुत ताख़ीर से हुआ है। या तो ये IMF को अपनी तैयारी करने में टाइम लगा या हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर इनकी बात नहीं हो रही थी, उसको उन्होंने विजुलाइज करके अपने जो एक इनको MEFP का डॉक्यूमेंट दिया है। अगर MEFP का डॉक्यूमेंट इनको आज मिला है तो इसका मतलब है कि ये बहुत जल्दी भी कर लें तो इनको चंद दिन इसको करने में लगेंगे। लेकिन जो कि स्टेटमेंट की टोन पॉजिटिव है तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए। हाँ, अगर ये चीज़ 15 अप्रैल से लेट हो जाए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो फिर कंसर्न होना चाहिए। अभी भी
इसमें अगर ये बाय एंड ऑफ दिस मंथ फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लें और उसके 6 हफ्ते के अंदर बोर्ड हो जाए तो फिर ठीक है। अगर चीज़ें इससे बियॉन्ड जाती हैं देन इट शुड बी अ कंसर्न। सही, लेकिन क्योंकि आप इन मुज़ाकरात को कवर भी कर रहे थे, रोज इस पे आप अपडेट भी कर रहे थे, जरा बताइएगा कि क्या कोई ऐसे इश्यूज थे जो कि पेंडिंग रह गए हों या जिस पे कंसेंसस ना डेवलप हुआ हो? क्योंकि जो टैक्सेस का मामला था उस हवाले से भी खबर आ गई कि शायद IMF जो है वो टारगेट कम करने के लिए भी तैयार है। लेवी के हवाले से खबर आ गई थी कि उस पर पाकिस्तान हुकूमत ने इत्तेफाक कर लिया कि उसको 10 रुपए से बढ़ाया जाएगा। तो कोई पेंडिंग इश्यूज थे या सिर्फ जो अब जो क्लाइमेट फंडिंग वाला मामला है उस वजह से कोई ताखिर भी होगी? देखिए, जो क्लाइमेट फंडिंग वाला मसला है ना, ये इतना सीरियस मसला नहीं है। उसकी तकरीबन 13 शराइत होंगी। ये जो अगली फैसिलिटी 26वें प्रोग्राम इफेक्टिवली वो बन जाता है और उसका अप्रूवल उसका हो सकता है इसी प्रोग्राम के साथ ही हो जाए, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आगे टाइम फ्रेम होगा। वो इतना इशू नहीं है क्योंकि उसका तो मिशन ही अलहदा आया था। वो 24 फरवरी से लेकर गालबन 2 मार्च तक वो मिशन पाकिस्तान में जी 28 फरवरी, और बाद में उसका भी रैप अप मेरे ख्याल इस मिशन के आगाज़ के साथ हुआ था। तो एक हफ्ता तो वो ऑलरेडी अपना काम कर चुके थे। उसकी कुछ उसकी चीज़ें थी जो EFF में भी डिस्कस हुई हैं और नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे सारी जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो EFF है, पहला जायज़ा प्रोग्राम है। उसको शहजाद साहब 2 हिस्सों में देखने की ज़रूरत है। एक तो कुछ फिस्कल टारगेट्स थे, कुछ मॉनेटरी टारगेट्स थे, चाहे वो स्टेट बैंक के थे चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थे। बाय एंड लार्ज उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई है। स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा इंप्लीमेंट कर लिया, फाइनेंस ने भी अपने कुछ टारगेट्स थे वो मीट कर लिए। फर्स्ट क्वार्टर को कुछ नहीं कर सके, सेकंड क्वार्टर में आके ठीक कर लिया। सूबों की परफॉर्मेंस जो थी वो सेकंड क्वार्टर में ठीक होगी, फर्स्ट में ठीक नहीं थी, बट दे इम्प्रूव्ड। जो असल मसला है, जो मुझे लग रहा है कि इनका प्रॉब्लम भी होगा, जो इस्लाहात हैं, जो असल काम करने वाला था, चाहे वो निजकारी है, चाहे वो ताजरों के पीछे जाना था, चाहे वो रियल एस्टेट से कुछ लेना था, चाहे इन्होंने कुछ इस हवाले से पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड जो एक इनका चल रहा है मसला, उसके ऊपर प्रोग्रेस करनी थी, चाहे कैप्टिव पावर प्लांट्स की करनी थी। ये जो बड़े बड़े एरियाज हैं, और पावर सेक्टर के अंदर भी आपने बिजली की कीमतें बढ़ा के अपना सर्कुलर डेट को मेंटेन रखा। जो IMF का टारगेट था उसे ओवर परफॉर्म किया, लेकिन जो फंडामेंटल चीज़ें थी, उसकी जो लॉसेस थे, जो अंडर रिकवरी थी, जो बारहा एक सवाल IMF करता रहा इनसे कि ये जो आपने 9 अरब रुपया कम किया, जो परफॉर्मेंस दिखाई है सर्कुलर डेट की, ये पैसा किधर से आया? वो एक इन्होंने शायद उसमें बताया या नहीं बताया कि जो नेगेटिव फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के कुछ पैसे इनके पास पड़े थे, जो अभी ट्रांसलेट भी होंगे कोई 2-2.5 रुपए में टैरिफ रिडक्शन के अंदर। तो अगर ये सारे जो 4-5 मैंने बड़े एरियाज गिनवाए जो पाकिस्तान के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स लाए हैं, इसके ऊपर प्रोग्रेस बहुत स्लो थी। और सेम वाज ट्रू फॉर द प्रोविंसेस। सूबों के अंदर एग्रीकल्चर इनकम जो टैक्स था, उसके जो कवानीन थे वो एंड ऑफ सितंबर या 1 अक्टूबर से आने थे, नहीं आए, ताखीर के साथ आए। पहले पंजाब ले आया, कोई ऐसा कानून लाया जिसके अंदर रेट्स ही नहीं थे, फिर सिंध नहीं लेके आ रहा था। तो इसाक डार जो नायब वज़ीर आज़म है वो सदर जरदारी साहब के पास गए, उनको दरख्वास्त की। डार साहब की इंटरवेंशन के ऊपर जरदारी साहब ने फिर सिंध के चीफ मिनिस्टर को फ़ोन किया, वो कानून आ गया। बट उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होना थी, नहीं हुई। तो ये जो एरिया इनको सामने रखें। फिर जो मुझे एक और जो चीज़ लग रही है कि चले ये जो अच्छी लैंग्वेज है, स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन है, वो तो बात होगी पहले हाफ की। गोइंग फॉरवर्ड जो है दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस कि जो MEFP जो है लेट आया, और लेट आने के बाद उस पर अब जो कंसेंसस में टाइम लगेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें जो मॉनेटरी फिस्कल टारगेट्स के साथ जो स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं, उसको ये अगर यहाँ से स्मूथली साथ लेके चलना शुरू हो जाए तो होपफुली ये बहुत जल्द हो जाएगा। अच्छा, इस्लाहात में आपने भी पावर सेक्टर का जिक्र किया और जो आज स्टेटमेंट आया उसमें IMF ने भी जिक्र किया हुआ है कि उसमें इस्लाहात करने की ज़रूरत है। अब ये एक ऐसा मामला है जिसपे आपने रिपोर्ट भी किया और हुकूमत जो है वो पावर सेक्टर में पहले IPP से रीनिगोशिएट कर रही थी, अब जो सोलर इस्तेमाल करते हैं उनके हवाले से भी उन्होंने रेट्स को रिवाइज किया है। मैं इसमें ज़रा बात करना चाह रहा हूँ आपसे, IMF का ओवरऑल इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि हम देखते हुए आए हैं कि इस शोबे में खास तौर पे बिलखसूस कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है। 2015-16 में भी जो IPPs लगाए गए सारे इंपोर्टेड फ्यूल पे थे और नून लीग उसका क्रेडिट भी लेती रही कि हमने जो लोड शेडिंग थी उसका मसला खत्म कर दिया। फिर 2022 में जब PDM हुकूमत आई, यही नून लीग कहती थी कि अब हमें इंपोर्टेड फ्यूल पर रिलाय नहीं करना, हमने सोलर की तरफ जाना है, 10,000 मेगावाट हम सोलर लगाएंगे। और आज 2-3 साल बाद फिर कह रहे हैं कि सोलर की वजह से जो दूसरे कंज्यूमर्स हैं जो ग्रिड पर हैं उन पर इजाफी बोझ पड़ा है, तो फिर हमें सोलर को इंसेंटिवाइज नहीं करना है बल्कि डिस्करेज करना है। तो ये वजह आ रहा है कि पावर सेक्टर में कोई हमारी कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म पॉलिसी है या नहीं है? शहजाद इकबाल साहब ने बड़ा खूबसूरती इसको समराइज किया है। ये जो इशू है ना, ये पॉलिसीज़ और प्रायोरिटीज़ का होता है। जब लैक ऑफ प्लानिंग होती है, जब प्लानिंग कमीशन जो है वो प्रोजेक्ट अप्रूविंग अथॉरिटी बन जाए, जब प्लानिंग कमीशन में उस तरीके से मुल्क की प्लानिंग ना हो, पावर सेक्टर अलहदा काम कर रहा हो, कॉमर्स ट्रेड अलहदा काम कर रहा हो, फाइनेंस जो ट्रेजरी है
ट्रेजरी वाले वो इकोनॉमिक प्लानिंग का रोल ले लें, तो ये जो चीज़ें आपके सामने आती हैं जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। आपने बिल्कुल इसको सही कहा कि कैसे इनके टारगेट्स बने थे, प्लान्स बने थे। 2015 में सोलर को प्रमोट करना है, 18 में उसके रेट्स रिवाइज हुए, पॉलिसी रिवाइज हुई और फेवरेबल कर दी गई, और फिर इनको अचानक से पता लगा कि 90 पैसे फी यूनिट जो है लोगों के ऊपर इजाफी बोझ बढ़ गया, तो हमने ये ख़त्म कर देना है। मैंने आपको याद होगा पिछले साल मई में जब IMF का मिशन पाकिस्तान आया था, तो उस वक्त मैंने ये रिपोर्ट किया था कि जब IMF ने इनसे पूछा पावर डिवीजन से कि जी आप लोगों का क्या प्लान है, आपका जो नेशनल ग्रिड है उससे जो कंजम्पशन है वो कम होती जा रही है, आप उसको कैसे प्रमोट करेंगे, उसका क्या हल है। तो ये हमारी पावर डिवीजन थी, इन्होंने IMF को बताया कि हम जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी खत्म करने जा रहे हैं। मेरी वो खबर है शहजाद इकबाल साहब, पावर मिनिस्ट्री के लोगों ने असेंबली के फ्लोर पे उठ के खड़े होकर कहा है जी कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। आज मैं दुरुस्त साबित हुआ, वो लोग गलत साबित हुए। मीडिया जब रिपोर्ट कर रहा होता है तो उस चीज़ को ध्यान से देखने की जरूरत होती है, उसमें नेगेटिव एलिमेंट मीडिया की खबरों के अंदर नहीं ढूंढने चाहिए, कोर्स करेक्शन की जरूरत होती है। यहाँ पे मसला क्या है, जब आप 65 रुपये फी यूनिट जो टैरिफ कर देंगे, तो कौन है जिसके पास वसाइल भी हैं वो इतनी महंगी बिजली खरीदेगा। शहजाद साहब, उस 65 रुपए के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है? 18 रुपए आइडल कैपेसिटी पेमेंट, क्रॉस सब्सिडी जो मेरे से आपसे लेके 300 कम यूनिट्स वालों को लेके दी जा रही है, वो गालबन 6-7 रुपए से लेके 16-17 रुपए तक वो क्रॉस सब्सिडी है। उसके अंदर चोरी छुपी हुई है, उसके अंदर अंडर रिकवरी की जो कॉस्ट है वो छुपी हुई है। तो जब ये सारी चीजें आपने मेरे ऊपर डाल दी हैं, तो फिर मैं आपसे बिजली क्यों खरीदूंगा? आज भी इन्होंने गलत फैसला किया है। अब जो नेशनल ग्रिड के साथ अभी भी लोग जो थे वो अटैच थे, वो रात को बिजली ले रहे थे, अब ये उनको जिन्होंने पैनल्स लगा लिए हैं वो क्या करेंगे? वो स्टोरेज बैटरीज की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट उनको और पुश कर रही है कि आप और नेशनल ग्रिड से बाहर चले जाएं। तो ये इनके जो इरेटिक किस्म की इनके जो रिएक्शंस आते हैं ना पॉलिसीज के, और ये मसला सिर्फ सोलर का नहीं है, ये टैक्सेशन में आपको ये चीज नजर आती है, ये पावर में आपको ये चीज नजर आती है, ये बाकी जो ट्रेड पॉलिसीज है उसके अंदर नजर आती है। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये चीजें जब तक रहेंगी आपको इसी तरह के फैसले होते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज रना हमारे साथ मौजूद थे। एक और अहम खबर पर बात करते हैं। 10 रोज पहले गैर मुल्की खबररसा एजेंसी रॉयटर्स ने यह खबर दी थी कि ट्रंप इंतजामिया कई ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगाने पर गौर कर रही है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इस खबर के मुताबिक इन नई सफरी पाबंदियों से मुतालिक इसी हफ्ते ऐलान भी मुतवक्को है, लेकिन सफरी पाबंदियों से मुतालिक ताहाल ऐलान तो नहीं हुआ है। मगर आज इन्हीं पाबंदियों के हवाले से एक और खबर सामने आ गई है, जिसके मुताबिक ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान समेत 43 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रही है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया ने ममालिक को रेड, ऑरेंज और येलो की 3 कैटेगरीज में तकसीम किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की सरकारी जराये से दी गई खबर के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया 43 ममालिक पर नई सफरी पाबंदियों पर गौर कर रही है, जो कि सदर ट्रंप की जानिब से पहले दौर में आयद की गई पाबंदियों से कहीं ज्यादा वसी है। खबर के मुताबिक सिफारती और सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से नई सफरी पाबंदियों के मुजवजा मसवदे में 11 ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, जिनके शहरियों को अमरीका दाखिले से मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। इन ममालिक में अफगानिस्तान, ईरान और शुमाली कोरिया समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। इसी तरह इस मुसवदे में 10 ममालिक पर मुश्तमिल ऑरेंज लिस्ट भी तजवीज़ की गई है, जिसमें पाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान समेत 10 ममालिक को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदी तो आयद की जाएगी, लेकिन मुकम्मल तौर पर दाखिला बंद नहीं किया जाएगा। इन ममालिक के कारोबारी अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी, लेकिन सयाहती या इमिग्रेंट्स वीज़ा पर सफ़र करने वालों को अमरीका सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस फहरिस्त में शामिल ममालिक के शहरियों को वीज़ा हासिल करने के लिए इन पर्सन इंटरव्यू लेना भी लाजिम होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुजवजा मसवदे में 22 ममालिक पर मुश्तमिल येलो कैटेगरी भी शामिल की गई है। इस फहरिस्त में कंबोडिया, कॉन्गो, जिम्बाब्वे और माली समेत दीगर ममालिक शामिल किए गए हैं। इन ममालिक को अमरीका आने वाले मुसाफिरों की मालूमात शेयर करने में नाकामी और पासपोर्ट जारी करने के लिए सिक्योरिटी तरीक़ेकार को बेहतर बनाने के लिए 60 दिन की मोहलत दी जाएगी, और अगर 60 दिन में ये खामियां ख़त्म नहीं की गई तो इन्हें बाकी 2 कैटेगरीज में से किसी एक में शामिल कर दिया जाएगा। अहम बात यह कि यह फहरिस्त कई हफ्ते पहले महकमा खारजा की जानिब से तैयार की गई थी, और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक व्हाइट हाउस पहुंचने पर इसमें तब्दीलियां हो सकती हैं। यानी सफरी पाबंदियों के लिए मुजवजा फहरिस्त ताहाल हतमी नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान को जिस कैटेगरी में रखा गया है उसमें भी तब्दीली हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक अमरीकी सफारत खाने, स्टेट डिपार्टमेंट के इलाकाई दफातर और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए सिक्योरिटी माहिरीन इस मुसवदे का जायजा ले रहे हैं कि जिन ममालिक की वीज़ा स्क्रूटनी और वेटिंग के अमल में खामियां सामने आई हैं, इनकी वजूहात क्या है। अहम बात यह कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को सदारती ओहदा संभालते ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हुए
2 माह के अंदर महकमा खारजा को उन ममालिक की निशानदेही करने का हुक्म दिया था जिनके लिए वीजा की छानबीन और स्क्रीनिंग की नाकिस तरीकेकार की वजह से सफरी पाबंदियां आयद की जाएं, और ये डेडलाइन 21 मार्च को खत्म हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिका ने तारकीन वतन की मुल्क बदरी की कोशिशों को तेज करते हुए अब ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी अमेरिका से निकालने का इरादा जाहिर कर दिया है। इस हवाले से अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने गुज़िश्ता रात एक इंटरव्यू में कहा है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिका में मुस्तकिल रहाइश का हक हासिल नहीं है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में नायब सदर ने कहा है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमेरिकी शहरियों जैसे हकूक के मालिक नहीं है और आने वाले दिनों में मजीद मुल्क बदरियां हो सकती हैं। Or a green card holder, even if I might like that green card holder, doesn't have an indefinite right to be in the United States of America, right? American citizens have different rights from people who have green cards, from people who have student visas. And so my attitude on this is, this is not fundamentally about free speech. And to me, yes, it's about national security, but it's also more importantly about who do we, as an American public, decide gets to join our national community? And if the Secretary of State and the President decide this person shouldn't be in America and they have no legal right to stay here, it's as simple as that. I think we'll certainly see some people who get deported on student visas if we determine that it's not in the best interest of the United States to have them in our country. So yeah, I don't know how high that number is going to be, but you're going to see more people. तो अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस अब बात कर रहे थे कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनको भी मुल्क बदर किया जा सकता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान में जहां माली वसाइल की कमी एक मसला है, वहीं नाकिस हिकमत अमली और लॉन्ग टर्म पॉलिसियों का फुकदान उससे बड़ा मसला है। ये एक मामूल बन चुका है कि पहले एक पॉलिसी आती है जो कुछ अरसे चलती है, फिर उस पॉलिसी की जगह एक नई पॉलिसी आती है और जब वो पॉलिसी नाकाम हो जाती है तो दोबारा पुरानी पॉलिसी पर वापसी हो जाती है। पॉलिसियों के इसी अदम तसलसल की सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान का तवानाई का शोबा है, जहां लोड शेडिंग के फौरी खात्मे के लिए 90 की दिहाई से इंपोर्टेड और तवानाई के महंगे जराए से बिजली बनाने के मंसूबों का आगाज हुआ, जो 2013 के बाद नून लीग की हुकूमत में अपनी इंतहा को पहुंचा, जिसके नतीजे में IPP से गैर मुनसिफाना मुआहदे किए गए, हजारों मेगावाट के नए मंसूबे लगाए गए और लोड शेडिंग के फौरी खात्मे का क्रेडिट लिया गया। मगर फिर फैसला साजों को ख्याल आया कि IPP से किए गए ये मुआहदे और तेल, कोयले और LNG से बिजली बनाने की ये पॉलिसी मुल्क के लिए नुकसानदेह है, जिसके बाद ऐलान हुआ कि इंपोर्टेड और महंगे फ्यूल से चलने वाले कोई मंसूबा नहीं लगाया जाएगा और सिर्फ मकामी तवानाई के जरिए बिजली पैदा करने वाले मंसूबे लगाए जाएंगे। और इसीलिए मुल्क में सोलर इनकलाब लाने के दावे किए गए और कहा गया कि अब महंगे तेल से नहीं बल्कि शमसी तवानाई से बिजली पैदा होगी। शमसी तवानाई से बिजली की पैदावार को 10,000 मेगावाट तक बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए बेहतरीन बायबैक रेट देकर सार्फिन को सोलर पर मुंतकिल होने की हौसला अफजाई की गई। मगर फैसला साजों को फिर यह ख्याल आया कि शमसी तवानाई की पॉलिसी भी फायदेमंद नहीं है, बल्कि ग्रिड सार्फिन को और हुकूमत को इसका बोझ उठाना पड़ा है। इसलिए सोलर सार्फिन से खरीदे जाने वाली बिजली की कीमतों में कमी करना नागुज़ीर हो गया है। यानी महंगी बिजली से छुटकारे का सफर जहां से शुरू हुआ था, ऐसा लगता है कि एक बार फिर हम घूम फिर कर महंगी बिजली की तरफ वापस आ रहे हैं। पॉलिसियों में बार बार की तब्दीली की कहानी एक एक करके आपके सामने रखते हैं। नून लीग की हुकूमत ने 2015 की पावर पॉलिसी के तहत मुल्क में बिजली के नए मंसूबे लगाए, जिसमें बड़ा हिस्सा LNG, फर्नेस ऑयल और कोयले समेत दीगर इंपोर्टेड फ्यूल पर चलने वाले बिजली के मंसूबों का था। इन मंसूबों के तहत मुल्क में बिजली की इंस्टॉल कैपेसिटी में गैर मामूली इजाफा हुआ और नून लीग की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों के खात्मे का भरपूर क्रेडिट भी लिया। इस वक्त जो प्लान है वो ये कि हम अगले कुछ सालों के बाद इस मुल्क के अंदर 30,000 मेगावाट और ग्रिड के अंदर शामिल करें। और एक हम है जो सिर्फ आज की ज़रूरत को पूरा करने के बारे में नहीं सोच रहे, मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं माशाल्लाह, कि आज से 10 साल के बाद इस मुल्क को बिजली की कितनी ज़रूरत होगी, उसका भी एहतमाम आज करना है। आज इस स्पीड से जितनी ये हुआ है और बाकी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, साहिवाल का कोल का कारखाना हो रहा है, वहाँ पे पोर्ट कासम में कोयले का कारखाना हो रहा है, इसी तरह से जो पाकिस्तान के अंदर दूसरे प्रोजेक्ट्स जो लग रहे हैं। जो पीपल्स पार्टी के दौर के बिजली ना होने की बिना पर अंधेरे छा गए थे, बिजली के अंधेरे खत्म हो गए, पाकिस्तान रोशन हो गया, पाकिस्तान तरक्की करेगा। नून लीग की हुकूमत ने IPP से टेक और पे की बुनियाद पर गैर मुनसिफाना मुआहदे किए और बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का क्रेडिट लिया।
इन मंसूबों की वजह से यकीनन मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा तो हुआ, मगर इन मुआहदों की कैपेसिटी अदायगियों और इंपोर्टेड फ्यूल की वजह से बिजली महंगी होती रही और ज़र मुबादला पर भी बोझ बढ़ता रहा। मगर अभी 2015 की पावर पॉलिसी के तहत कई मंसूबे लग ही रहे थे और कई मंसूबे अभी लगना बाकी हैं कि नून लीग की ही हुकूमत को 2022 में ख्याल आया कि इंपोर्टेड फ्यूल से चलने वाले बिजली के मंसूबों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। इसलिए अब मुल्क में सिर्फ मकामी ईंधन से चलने वाले मंसूबे लगाए जाएंगे। 2022 में पीडीएम के इत्तेहादी हुकूमत में वजीर आजम शहबाज शरीफ और उस वक्त के वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने पावर पॉलिसी में तब्दीली से मुतल्लिक क्या कहा था, सुनिए। ये पॉलिसी है कि अब आइंदा जो नए प्लांट हैं 5 ईंधन पर हम बेस करेंगे। हाइडल पावर है, दूसरा शमसी तवानाई है, हवा से पैदा होने वाली बिजली है, हर कोल मौजूद है, 5वां जो है वो हमारी जौहरी ताकत है। ईंधन हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। जो 3 किस्म के ईंधन हैं, तीनों की कीमतों में 3 से 400% इजाफा हुआ है। हम अपनी मिट्टी के वसाइल से बिजली पैदा करेंगे, हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। हम फिर चले गए इंपोर्टेड तेल की बुनियाद पर बिजली बनाने। कहाँ अल्लाह ताला ने हमें ये आबी वसाइल दिए और कहाँ हम इंपोर्टेड जो ऑयल के ऊपर बिजली बनाने चल पड़े। ये क्या था? वेस्टेड इंटरेस्ट, कार्टेल्स, ठीक है, जिन्होंने बेड़ा कर दिया। और आज यही वजह है कि बिजली की कीमत पर यूनिट 50 रुपए से ऊपर चली गई। यानी पहले अपने दौर में लगाए गए इन्हीं मंसूबों से लोड शेडिंग के खात्मे का क्रेडिट लिया गया और कुछ ही सालों बाद इन मंसूबों को मुल्क के लिए ज़हर कातिल करार दिया गया और साथ ही ये ऐलान भी किया गया कि अब मुल्क का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ शमसी तवानाई पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हर घर में सोलर सिस्टम लाजमी लगाएं और अगर ऐसा हुआ तो अगले कुछ सालों में मुल्क को $20 अरब की बचत होगी। हमें सोलर और विंड की तरफ जाना पड़ेगा, वक्त लगेगा, मगर उस तरफ हम कदम बढ़ाएंगे तो अगले 5 साल में 10 साल में हम वहां पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। पूरी स्कीम हम बनाएं कि घरों में मैंडेटरी आप लाएं, अपने सोलर पैनल लगाएं घरों में। ग्रीन एनर्जी पाकिस्तान में अगर आएगी, इस मुल्क का $20 अरब जो कि 20 साल बाद 40, 50, $60 अरब बन जाए, वो आप बचा लेंगे। सोलर इज द नेम ऑफ द गेम। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पावर को कह दिया है कि मुझे आप कोई और रास्ता ना बताएं। मैं जनाब सरदार अवैस लगारी साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, सोलर इज द नेम ऑफ द गेम, पीरियड। उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। जो शमसी तवानाई है वो बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। पिछले 2 सालों में 6000 मेगावाट सोलर प्राइवेट सेक्टर ने लगा लिया है। इससे और बड़ी कामयाबी आपको और क्या चाहिए? वज़ीर आज़म कह रहे थे कि सोलर इज द नेम ऑफ द गेम, ग्रीन एनर्जी इज द फ्यूचर, मगर अब वो अपनी इस सोलर पॉलिसी से पीछे हटते नजर आ रहे हैं क्योंकि हुकूमत का दावा है कि मौजूदा सोलर पॉलिसी से ग्रिड की बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर 150 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ बढ़ रहा है और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो अगले 10 सालों में ग्रिड सार्फिन पर यह बोझ 550 अरब रुपए तक बढ़ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि सोलर सार्फिन से जिस कीमत पर बिजली खरीदी जाती है उस नर्क में कमी की जाए। जल्द ईसीसी को समरी मूव होगी और आज के बाद जितने भी नेट मीटर्स उस समरी के अप्रूव होने के बाद लगेंगे, उन सार्फिन को भी इतना मौका दिया जाएगा उनका मुनाफा कि वो 4 से 5 साल में अपने पैसे पूरे करें। लेकिन उनसे जो खरीदारी की जाएगी बिजली की, वो उसी रेट पे की जाएगी जो बाकी पूरे पूल की और ग्रिड की एक इज्तिमाई एनर्जी कॉस्ट है। अंदाजन वो तकरीबन कुछ 9.5 से 10 रुपए होगी। मुल्क के 2,83,000 नेट मीटर के मालिकान बाकी पूरे मुल्क के ऊपर 3 करोड़ से ज्यादा मीटर्स के ऊपर 150 अरब रुपए सालाना का बोझ थे और अगर ये हमने कदम ना उठाया जी, अगले 5 साल के अंदर ये बोझ बढ़ के सालाना तकरीबन 600 अरब रुपए का बन जाएगा। अब यहाँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त सोलर सार्फिन को गैर मामूली मुनाफा हासिल है। इन सार्फिन से जिस कीमत पर बिजली खरीदी जाती है उससे उन्हें अपनी सरमायाकारी 1.5 से 2 साल में वापस मिल जाती है। इसलिए नर्कों को रैशनलाइज करने की जरूरत है और यही बात हम अपने प्रोग्राम्स में भी बार बार करते रहे। मगर हुकूमत ने 2 रोज पहले ईसीसी के इजलास में सोलर सार्फिन से हासिल बिजली के नर्क में कमी का जो फैसला किया है उसने लोगों को सोलर तवानाई पर मुंतकिली की हौसला शिकनी की है। हुकूमत का दावा है कि इसने ग्रिड सार्फिन पर बोझ कम करने के लिए नेट मीटरिंग के तहत बिजली की खरीदारी का नर्क 27 रुपए फी यूनिट से 10 रुपए फी यूनिट मुकर्रर करने का फैसला किया है, जबकि मौजूदा नेट मीटरिंग के सार्फिन के मुआहदे पुराने रखों के मुताबिक रहेंगे। एलामिया के मुताबिक दरामद और बरामद शुदा यूनिट्स की बिलिंग अलग अलग होगी, यानी सोलर सार्फिन बिजली कंपनियों को जिस कीमत पर यूनिट्स फरोख्त करते हैं
उसमें 63% की कमी कर दी गई है और वो जब बिजली कंपनियों से तमाम टैक्स मिलाकर बिजली खरीदेंगे तो उन्हें बिजली 55 से 60 रुपए फी यूनिट की पड़ेगी, जिससे सोलर सार्फिन की सरमायाकारी का पेबैक पीरियड बढ़ने के साथ साथ मजीद उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जबकि इस मामले में जरूरत इस बात की थी कि सोलर बिजली की कीमतों को बैलेंस किया जाता ताकि जिन सार्फिन ने सोलर तवानाई पर पैसा लगाया है, जिन ताजरों ने इसमें सरमायाकारी की है, उनका नुकसान भी ना होता और नए आने वाले सार्फिन भी इससे रीजनेबल फायदा उठा सकते। और यही बात वफाकी वजीर तवानाई बार बार कर रहे थे कि सोलर सार्फिन की सरमायाकारी का पेबैक पीरियड जो इस वक्त 1.5 से 2 साल है, वो उसे बढ़ाकर 4 से 5 साल करना चाहते हैं। मगर हुकूमत ने अब जो फैसला किया है उस पर यह तनकीद हो रही है कि इस फैसले के बाद लोगों के लिए सोलर पर मुंतकली बिल्कुल फायदेमंद नहीं रहेगी। यानी हुकूमत फिर सार्फिन को मजबूर कर रही है कि उनके पास महंगी बिजली खरीदने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। हुकूमत के इसी फैसले पर आज पीपल्स पार्टी ने भी अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस हवाले से रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने अपने बयान में कहा है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की मुतबादिल एनर्जी की नई पॉलिसी को मुस्तरद करती है। नेट मीटरिंग के कवानीन में जालिमाना तब्दीलियां काबिल मुज़म्मत हैं। ये अमल पाकिस्तान के काबिल तजदीद तवानाई के मुस्तकबिल से गद्दारी है। यानी जिस हुकूमत ने सोलर से बिजली की पैदावार को 10,000 मेगावाट तक ले जाने के दावे किए, ग्रीन एनर्जी को मुस्तकबिल करार दिया, अब वही हुकूमत अपनी कही हुई बातों से पीछे हटती नजर आ रही है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं सोलर के हवाले से आपसे स्पेसिफिकली बात करूंगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक्स पर भी आपकी और सरदार अवैस लगारी साहब जो कि पावर मिनिस्टर हैं, उनकी बहस जारी है कि अब सार्फिन के लिए वाइबल नहीं रहेगा सोलर, या स्टिल ये वाइबल रहेगा। लेकिन पहले, क्योंकि आप 2 मरतबा वजीर खजाना रहे, अहम पोजीशंस पर रहे, मैं ये सोच जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जब इतने बड़े बड़े माइंड्स बैठते हैं कि क्या कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी, कोई प्लानिंग नहीं होती? जो अभी हमने बताया है कि 2015-16 में इतने सारे आईपीपीज लगे, कोई एलएनजी पे, गैस पे, तेल पे, कोल पे, और उसका क्रेडिट भी लिया गया कि देखें इससे जो लोड शेडिंग है वो खत्म हो गई। 2022 में पीडीएम हुकूमत आती है, यही शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नहीं, अब इंपोर्टेड फ्यूल पे नहीं बिजली लगाएंगे, सोलर पे जाएंगे, 10,000 मेगावाट सोलर बिजली लगाएंगे। लेकिन 2 साल बाद आज कह रहे हैं कि नहीं, ये तो जो रेट्स हैं बड़े नामुनासिब हैं, इससे तो ग्रिड पे जो कंज्यूमर है उसका नुकसान हो रहा है, तो इसलिए इन रेट्स को हम चेंज करते हैं। और अब चेंज भी इस तरह कर रहे हैं कि उससे उल्टा हौसला शिकनी होगी, ना कोई ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएगा बल्कि मजबूर होगा कि जो महंगी बिजली है वही खरीदे। इज देयर एनी प्लानिंग? देखिए शहजाद, प्लानिंग तो आपको नजर आ गई ना कि आप पाकिस्तान में शौकत अजीज साहब जब वजीर आजम थे, उस जमाने से हमारे यहाँ एक मसला है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर डेट। वो सर्कुलर डेट आज तक चल रहा है, वो बढ़ता गया, पैसे दिए जाते हैं, बढ़ जाता है, पैसे दिए जाते हैं, सर्कुलर डेट खत्म नहीं हुआ। और ये जो लोड शेडिंग का जब हम सोल्यूशन कर रहे थे तो मुस्लिम लीग के ज़माने में, या मुस्लिम लीग ने, किसी भी और हुकूमत ने, रेंटल पावर आए, पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ें आती थी। एक नया हर महीने कोई नया आदमी आ जाता था, कोई नया आइडिया दे देता था, सब पूरी हुकूमत उसके पीछे दौड़ जाती थी। फिर कुछ नया 2 साल बाद कोई और आइडिया आ गया, आप उधर दौड़ गए। आपने इतने पावर प्लांट्स लगाए, कभी भी एक्सटर्नल वायबिलिटी की स्टडी करी कि ये एक्सटर्नली वायबल है? ये बात मुझे पता है कि हर प्लांट जो था वो चाइना ने कहा था कि फीजिबल होना चाहिए, लेकिन वो रुपयों में फीजिबल था। लेकिन अगर इतने सारे प्लांट्स लगाओगे तो इतने सारे डॉलर्स चाहिए होंगे, और ये प्लांट्स अगर डॉलर्स जनरेट नहीं करेंगे तो हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज हो जाएगी, फिर रुपया जो है वो डिवैल्यू होगा। वो भी हुआ आपके सामने। और फिर जब आपने रुपए को एकदम, एक ज़माने में जब 16-17 में ऊपर ओवर वैल्यू रखा था, तो जब आपकी जो डिमांड भी बढ़ रही थी बिजली की, वो हाउस होल्ड की बढ़ रही थी, इंडस्ट्री की नहीं बढ़ रही थी। फिर आपका ग्रिड के अंदर नुकसान थे, उसको आपने कम नहीं करे। खान साहब आए, वो भी मजीद और प्रोजेक्ट्स लगा रहे थे। उसके बाद जो हम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, हम वो नहीं गिनते क्योंकि वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन लगाता है, लेकिन वो भी वायबल नहीं होते। हमको ये समझ में नहीं आता कि पानी से बनने वाली बिजली अब दुनिया में महंगी तरीन बिजली, पाकिस्तान में महंगी तरीन बिजली माफ़ कीजिएगा हो गई है। जैसे सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में जो है वो नीलम झेलम है। वो हमने इसलिए लगाई थी मुशर्रफ साहब के ज़माने में कि कृष्ण गंगा बना रहा था हिंदुस्तान, तो हमने कहा इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हमारा पानी ना रोक ले, तो हमने जल्दी से बना लिया। ना हम उसका पानी रुकवाना से रुक सके, ना उसका फ़ायदा हुआ, उसकी टनल कोलैप्स हो रही है। ये असल मसला ये है कि एक तो देखें, ये लोग इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार नहीं होते, ठीक है वो सब कुछ है, लेकिन और हमारे ब्यूरोक्रेसी भी जो है ना, उसके अंदर भी कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एक आध कोई मिल जाए तो मिल जाए। जर्नलिस्ट होते हैं, कोई स्पेशलाइज नहीं होते। आपके पास लोग बैठे होते हैं, उनको किलोवाट और किलोवाट में फ़र्क नहीं पता होता। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर अपने पैसे लगे हो ना किसी के,
तो बहुत आदमी सोचता है बड़ा बड़ा कि यार 2 साल बाद। मुझे बताएं फिर डिटेल्स में जाने से पहले कि जैसे अभी हमने सुनाया, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हर घर में सोलर होना चाहिए, पंजाब ने तो बांटे भी है सोलर और कहे 10,000 मेगावाट तक इसको लेके जाओ। अब जो चेंजेस किए हैं, क्या उसके बाद आपको लग रहा है कि सोलर इंसेंटिव रहा है कंज्यूमर्स के लिए? क्योंकि हम खुद एडवोकेट करते रहे कि 50% रिटर्न यानी कि 2 साल में पे बैक पीरियड ये बहुत कम है, इसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब ये तनकीद हो रही है कि जो नई पॉलिसी, और आप भी कर रहे हैं, कि उसके बाद ये वायबल नहीं रहेगा। क्या रहेगा? क्या इसका मतलब वो 10,000 मेगावाट खत्म हो गया, वो 2 साल पहले जो मंसूबे बनाए थे हमने? वो तो शहबाज साहब कह देते हैं बात ना कि भाई सोलर पर ना करो, सोलर पर ड्यूटी खत्म कर दो, सोलर पर ये कर दो। ये तो पीछे सोचना चाहिए ना कि पीछे आपके पास क्या है, लेकिन उस बात को छोड़ दें। लेकिन जो एक्चुअली इस तरह से शुरू करें, जो अवैस लगारी साहब कह रहे हैं, जो ये हुकूमत कह रही है कि 9 रुपये 70 पैसे का इनका वेरिएबल कॉस्ट है जी, कि इस वक्त हुकूमत को अगला यूनिट बनाने के लिए जो ईंधन लगता है या जो भी खर्चा आता है वो 9 रुपये 70 पैसे है। अगर 9 रुपये 70 पैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट है और आप 50 रुपये के अंदर बिजली बेच रहे हैं, तो इससे तो मोनोपोलिस्ट बुरे नहीं होते। कौन सी चीज़ है पाकिस्तान में जो 9 रुपये की बनती है तो आप 50 की बेचते हैं? और जो फिक्स्ड कॉस्ट आपका 2000 अरब रुपए, उसमें 1000 अरब तो हुकूमत वैसे ही आपको सब्सिडी दे रही है उसको। चक्कर ये कि इनकी पॉलिसी गलत है। एक तो ये गलत, गरीब लोगों को सस्ता देते हैं बिजली, लेकिन इतना रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि 100 के ऊपर चले जाओगे तो पेनल्टी लगेगी, 200 यूनिट के ऊपर नहीं जाओ तो गरीब लोग कम इस्तेमाल करते हैं बिजली, उनको वो नंबर्स चेंज करने चाहिए। उसके बाद इन्होंने इतनी किस्म की सब्सिडी दी हुई है कि 300 यूनिट लेने वाला जिसका घर में एयर कंडीशन भी नहीं चल रहा, उसको आप 40 रुपए की बिजली दे रहे हैं, उससे आप पैसे लेके और मजीद दूसरों को सब्सिडीज दे रहे हैं। यार आप इस तरह प्राइस डिस्टॉर्शन नहीं कर सकते ना। दुनिया का एक उसूल होता है, इकोनॉमिक्स का एक उसूल है कि आप प्राइस डिस्टॉर्शन नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी की प्राइसेस नहीं कर सकते। आप अगर अमीर आदमी को या मिडिल क्लास लोगों को अगर आप 50 रुपए की बिजली देना शुरू करेंगे तो वो तो जाहिर है कि चले जाएंगे सोलर पे, मतलब वो। और ये जो लेकिन एक तो फिर बताएं ना कि शॉर्ट टर्म में ये हल क्या था? अगर ये 27 रुपए रहने देते तो जाहिर सी बात है पे बैक पीरियड बहुत ही लुक्रेटिव होता है। जिसके पास पैसा है वो बआसानी सोलर पे जा रहा है और वो 27 रुपए का यूनिट बेचता है, वो 55-56 का खरीदता है, तो उसके लिए तो ये फीजिबल है। लेकिन जो कंज्यूमर ग्रिड पर है उसके लिए तो नुकसान है, उसकी कैपेसिटी पेमेंट भी और बढ़ रही है और वो बेचारा जा भी नहीं सकता सोलर पे। देखें ये तो ये देखें ये बर्डन की जो बात करते हैं ना कि 150 अरब रुपए का बर्डन है, ये एकदम गलत बात है। ठीक है, ये इसमें कोई हकीकत नहीं है। बर्डन किसको बोल रहे हैं वो लोग? 30 अरब रुपया इन्होंने पिछले साल 34 अरब रुपया दिया है इस मद में, ठीक है, 34 बिलियन, एक्चुअली इससे भी कम दिया लेकिन 34 बिलियन। इस साल बहुत देकर दे देंगे तो 50-52 बिलियन रुपए दे देंगे। तो 150 अरब रुपए का बर्डन किस तरह ये हिसाब कर रहे हैं कि जो आदमी बिजली नहीं ले रहा है इनसे, कि उसने अपने घर में सोलर लगा दी क्योंकि तुम 50 रुपए की बिजली दे रहे हो तो भाई 10-12 रुपए में मैं खुद बना लेता हूँ, 20 रुपए में तो मैं खुद ले लूंगा, उसको भी ये बर्डन गिन रहे हैं। यानी कि जियो टीवी वाला बोले कि ये जो नया चैनल खुलता है ये हमारे ऊपर बर्डन है क्योंकि वो इश्तिहार वो भी लेता है। यार ये कैसी बात है? अगर जब कंपटीशन आता है तो आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर करते हैं, आप बिजली क्यों नहीं सस्ती कर देते? आप बिजली सस्ती करते हैं, आधे मसले खत्म हो जाएंगे, लोग नहीं लगाएंगे सोलर। आप पहले आके कहते हैं कि सोलर लगाओ, उन्होंने सोलर लगाया। अच्छा अब हुआ क्या है कि इस्लामाबाद, कराची और इस्लामाबाद में 34,000 लग गए, लाहौर में 40,000 सोलर कस्टमर्स थे, कराची में भी मैं ख्याल 20-22,000 सोलर कस्टमर्स होंगे। लास्ट ईयर के एंड तक ट्राइबल एरियाज में 9 सोलर कस्टमर्स थे, हेस्को के अंदर 80 सोलर कस्टमर्स थे, सेप्को के अंदर नहीं, हेस्को में 83-85 थे, सेप्को में 96 थे जी। तो अब आपकी रीजनल डिस्पैरिटी भी हो गई कि जिन्होंने लगा लिया, कराची के लोगों ने, इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों ने, जो कि पैसे वाले थोड़े से रिलेटिव थे, उनको तो अब भी आप 27 रुपए दे रहे हैं। और जो एकदम गरीब आदमी है बेचारा मुल्तान में या कहीं ट्राइबल एरिया में रह रहा है, उसको बोले नहीं तुझको आप 10 रुपए देंगे, और 10 रुपए भी नहीं दे रहे। अब आपने क्या किया कि आपने ग्रॉस मीटरिंग कर दी और सेल टैक्स लगा दिया। ग्रॉस मीटरिंग कर दी, इसका मतलब है कि जो 27 रुपए का यूनिट था वो अब आप ले रहे हैं 22 रुपए 88 पैसे में, और जो 10 रुपए का यूनिट है वो आप ले रहे हैं 8 रुपए 47 पैसे। ये बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की थी। क्या ये ऐसा ही है कि आप कह रहे हैं कि जो अपने यूनिट्स बना के एक्सपोर्ट करेगा उस पर 18% टैक्स कटेगा उसका, और जो वो खरीदेगा उस पर अलग 18% टैक्स कटेगा? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों पे 18% टैक्स कटेगा। तो बेसिकली आपको यूनिट के पैसे भी जो है वो 22 रुपए 88 पैसे मिलेंगे और बेचने वाले को 8 रुपए मिलेंगे। और अगर आप टोटल लॉस देखेंगे ना तो 9 रुपए टाइम्स द नंबर ऑफ यूनिट से आपका बिल बढ़ जाएगा। मतलब ये ओवरनाइट ये पॉलिसी चेंज कर दी। मुझे बताइए कि कितने लोगों ने सोलर का प्लान किया होगा। लोग अपने घर बनाते हैं तो उसमें नए सोलर लगा रहे होते हैं, छतें इस तरह। साहब इसकी जो रैशनल दे रहे हैं अवैस लगारी साहब वो ये है कि देखिए 3.5 करोड़ आपका तकरीबन 3-3.5 करोड़ कंज्यूमर जो है वो तो ग्रिड पर है ना। ये तो सिर्फ 2,80,000 कस्टमर्स हैं,
हम इनके लिए, और ये तो वो इनको भी पेनलाइज नहीं कर रहे, ये तो लगा चुके हैं, जो आने वाले कस्टमर्स हैं उनको पेनलाइज कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। भाई मेरी बात सुने, वो जो ग्रिड पे जो कस्टमर्स है ना, उनकी एवरेज प्राइस देख लीजिए कि एवरेज प्राइस क्या है उनकी। आपका 86% कस्टमर तो 200 यूनिट से कम लेता है, जिसको आप 12-13 रुपए में बिजली दे रहे हैं। वो तो अवैस लगारी साहब क्या बात कर रहे हैं। तो जिनको महंगी बिजली दे रहे हैं वो जा रहा है, ये एडवर्स सिलेक्शन हो रही है। लेकिन मेरी आप एडवर्स सिलेक्शन इसलिए हो रही है कि प्राइस गलत है इनकी। ये कैसी बात कर रहे हैं। वो जो बाकी कस्टमर्स हैं जिन्होंने नहीं लगाए सोलर, कुछ तो होंगे जिनके पास बिजली बहुत कंज्यूम है और नहीं लगा पा रहे, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो आपने सब्सिडाइज बिजली दी हुई है। तो एक अच्छा, दूसरी बात यह कि इनको ये लग रहा है कि यार ये 90 पैसे पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, क्योंकि आपने खरीदे हैं। देखें ये नंबर सुन लीजिए आप, इन्होंने खरीदे हैं 1.2 अरब यूनिट्स सोलर पैनल से, इन्होंने खरीदे हैं 1.2 अरब यूनिट, ठीक है। लेकिन टोटल यूनिट इन्होंने खरीद लें IPPs वगैरह से 115 अरब यूनिट। तो आपको 115 अरब यूनिट खरीद रहे हैं आप, लेकिन आपको ये 1.2 अरब यूनिट जिनको आपने वादा किया था वो बुरे लग रहे हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे 1.2 अरब यूनिट इन्होंने खरीदे हैं, लेकिन आपको पता है TND लॉसेस कितने हुए हैं? 24 अरब यूनिट के 5 गुना 20 गुना ज्यादा TND लॉसेस हैं। तो भाई थोड़े से TND लॉसेस कम कर लो। उसका तो जवाब दिया है ना अवैस लगारी साहब ने आपको कि 4 एटलीस्ट डिस्कोज हैं जहां पे मैसिव इंप्रूवमेंट आई है और TND लॉसेस कम हुए हैं। भाईजान उस पर भी मेरी बात सुन लीजिए। अवैस इज लाइक अ ब्रदर टू मी, वी हैव, हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है। काबीना में थे वो, तवानाई के वजीर थे वो, सोलर जब आपकी पॉलिसी आई उस वक्त वो थे मिनिस्टर। ये हम पर्सनल दोस्त है, मेरी मतलब वो नहीं है। लेकिन गुजारिश ये है कि यार वो पिछले वाले पैसे जमा किए, इस बार डिस्कोर्स के अंदर थोड़ी सी वो बढ़ गई है परसेंटेज। अगर मतलब वरना तो मेरे उसमें थोड़ा सा बिल में तो नजर आया ना, ये इन्होंने कहा हमने वो पता नहीं 14-15 एग्रीमेंट तोड़ दिए, उसके ऊपर एग्रीमेंट तोड़ने के ऊपर भी ये लोग शादियाने बजाते हैं। अगर हमको बताया ना कि किसने एग्रीमेंट किए थे, उनको भी तो सामने लेकर आओ। सिर्फ क्या बिजनेसमैन का ही कसूर था जिसने एग्रीमेंट किया, जिस ब्यूरोक्रेट ने एग्रीमेंट करा था? उस तरफ हुकूमत की तरफ से जिस सियासतदान ने ये पॉलिसी बनाई थी, जिस सियासतदान ने दूसरी तरफ से साइन किया था, उनका कसूर नहीं है? उनको भी लेकर आए ना फिर सामने। अच्छा, ये बताइएगा कि एक तरीका तो ये हुकूमत ने तलाश किया ना। जी जी प्लीज। हाँ, एक बात सुनिए, जब ये चीजें हो गई, अगर तो ये रियल सेविंग्स हैं तो फिर मेरे बिल में नजर आना चाहिए ना। आपने जो 34 अरब रुपए दिया सोलर वाले को, वो तो उसके पेट में तो आपको बहुत दुख रहा है कि 34 अरब दे दिया। लेकिन अगर आपने कहा है कि मैंने 68 अरब रुपए बचाए, मतलब पता नहीं 700 अरब में से जो TND लॉसेस होते हैं, तो वो मेरे बिल में नजर आए। वो तो नहीं आया। आपने IPPs कम किया, मेरे बिल में नजर आए, वो तो नजर नहीं आया जी। अच्छा, हमने ये पूछा था कि आपने जो रीनेगोशिएशन की है या रीसेटलमेंट की है और 1400-1500 अरब रुपए आप कह रहे हैं और उसका इंपैक्ट भी आप कह रहे हैं कि आएगा, तो वो आया नहीं। तो उन्होंने कहा मैंने ट्वीट किया और आया है इंपैक्ट, 5-5.5 रुपए का इंपैक्ट आया है। जबकि हमने उनसे कहा कि बेस टैरिफ की तो कोई खबर ही नहीं है ऐसी नेपरा की तरफ से कि बेस टैरिफ कम करें, लेकिन वो कह रहे हैं हुआ है। यार इस पाकिस्तान में तो मैं रहता हूँ, मुझे तो नज़र नहीं आया। अगर आपको नज़र आ गया, मैं मतलब ये नहीं है, मैं कोई अक्ल खुद नहीं हूँ, मेरी मतलब गलती हो सकती है, लेकिन बेस टैरिफ कम नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तो पिछले हम फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कम हो जाए। मुझे आप ये बताइए कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, केन्या और इथियोपिया, इन सब ममालिक से आप महंगी बिजली बेचते हैं या नहीं? इन सब ममालिक से आप महंगी गैस बेचते हैं कि नहीं? अगर ये वो दोनों बात है, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ, जो इस सारे हमारे मुल्क हैं, जो कंपैरेटिव मुल्क हैं, जिनसे जो हमारे खिलाफ इन्वेस्टमेंट, वो तो एक फैक्चुअल बात है। लेकिन आप मुझे बताएं ना, ये IPP से रीनेगोशिएट कर रहे हैं, ये सोलर वालों से अब सस्ती बिजली खरीदने के लिए जा रहे हैं, और मजीद क्या करें, कॉस्ट कैसे कम करें फिर हम? मेरी यार पॉलिसी गलत है ना। 9 रुपए 70 पैसे का जब आपका वेरिएबल कॉस्ट हो, तो आप किस मुंह से 48 रुपए की बिजली बेच रहे हैं? आप बिजली सस्ती तो बता दिया 2000 अरब यानी कि तकरीबन 19-20 रुपए तो कैपेसिटी पेमेंट के हैं, 29 रुपए तो ये हो गए। नहीं हुए ना। फिर TND लॉस लगा लें, फिर रिकवरी कम होगी वो लगा लें। टाइम आउट मैं बता दूं, जो इनका फिक्स्ड कॉस्ट है, एक तो वो तो संक कॉस्ट है, फिर तो उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट के आधे पैसे तो हुकूमत ने आपको सब्सिडी में दिए हुए हैं। 800 अरब रुपए, 855 अरब रुपए तो हुकूमत ने सब्सिडी रखी हुई है। और अभी जो आपने ये किया है, ये 24 रुपए 27 रुपए से जो आप 22 रुपए 88 पैसे रह गए, तो ये 5 रुपए 12 पैसे तो FBR को जा रहे हैं। फिर जो आप खरीदेंगे उसके अंदर 1.5 रुपया वो फिर FBR को जा रहा है। उसके बाद आप हर बिल के ऊपर आप बिजली लेते हैं, इनकम टैक्स लेते हैं, सेस लेते हैं, सूबा सेस लेता है। मतलब बिल पढ़ने के लिए एक छोटी सी डिग्री चाहिए होती है इंसान को। आप मतलब मुझे ये बताएं कि ये पॉलिसी में सुकुम नजर नहीं आ रहा। आप कल तक आप बोल रहे हैं सबको कि आप सोलर लेकर आएं,
आज आपने 2 क्लास ऑफ सिटीजन कर दिए पाकिस्तान में, जिसने पहले सोलर लगा ली, जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में रहते हैं, और मैं नहीं कह रहा कि उनको कम करे, और बल्कि आपने कम कर दिया 6 रुपए थे, जो बाद में सोलर टैक्स लगाकर जी, और टैक्स लगाकर, उसके बाद और दोनों तरफ टैक्स लगाया, बेचने में भी टैक्स, खरीदने में भी टैक्स, उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि अब हम सोलर नहीं लगाएंगे। ये अब मैं आपको बताऊं शहजाद, देखें सच्ची बात ये है, लास्ट कमेंट जी, कि जब मोबाइल फोन आए थे ना, तो पीटीसीएल की मोनोपोली थी, वो हमने ईटीसलात को बेच दी थी, पीटीसीएल खत्म हो गया। देखिए मोबाइल फोन आ गया, नहीं रुक नहीं सकता। कुछ अरसे बाद मैं आपको बताऊं सबके घरों में सोलर होगा, छोटी छोटी बैटरियां होंगी, और ग्रिड का काम जो होगा ना वो एक दूसरे का डिस्पर्शन होगा। ये खदशा है कि लोग ऑफ ग्रिड पे चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।